आज जिनीवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मैदान में फौजी नकलो हरकत भी बढ़ रही है। क्या ये डिप्लोमेटिक कवर फॉर मिलिट्री प्रेशर नहीं है? क्योंकि अमेरिका की नई पाबंदियां बड़ी वाज़ेह हैं तौर पर जंगी तैयारी का हिस्सा लगती हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये प्री कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक आइसोलेशन मॉडल है जिसके बाद फिर काइनेटिक एक्शन आता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि आज जो जेनीवा में बातचीत हो रही है, जो हम्म। स्टार्ट हो चुकी है, इट इज ए लास्ट डिश एफर्ट, आप समझ लें। मेक और ब्रेक वाली बात है। और देखें, स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में जहाँ ट्रम्प ने बात की और उन्होंने थ्रेट भी किया, डिप्लोमेसी की भी बात की, बट एट द सेम टाइम का थ्रेट भी है। हम्म। अब देखें जो लाइकली सिनेरियो बनेगा, अब जो ये न्यूक्लियर पे बात करेंगे, न्यूक्लियर पे देखें तीन बड़े इश्यूज हैं उस पर उन्होंने करना है कि इन्रिचमेंट कितनी करनी है, दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है दैट इज 60% है, वो उसका क्या डिस्पोजल होगा। और तीसरी चीज है कि क्या मैकेनिज्म डेवलप होगा फ्यूचर में मॉनिटर करने का। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, अगर ये जाते हैं 3% पे एग्री करते हैं, अभी जिस तरह प्रपोजल दिया है ईरान ने 3%, जी। तो पिछला जो 2015 में एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज 3.67%। हम्म। तो ट्रम्प से लोग सवाल पूछेंगे, भाई फिर आपकी अचीवमेंट इसमें क्या है। सो हम्म। वो ट्रम्प के लिए भी मुश्किलात होंगी, दैट इज वन थिंग। अगर देखे स्टिल इफ दे कंक्लूड सम बातचीत, तो इसके बाद वो कहेंगे कि अब सेकंड हम फेज में बातचीत करेंगे मिसाइल्स पे, हम्म। और उसके बाद कहेंगे प्रॉक्सीज पे बात करेंगे, वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो क्योंकि देखिए जितनी मैसिव बिल्डअप किया है, जिस तरह डिप्लॉयमेंट हो चुकी हैं, ईरान की इंसर्कलमेंट हो चुकी है, और इस वक्त इसराइल का बड़ा प्रेशर है। आल्दो देखा जाए ना, व्हाट आर द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के क्या हैं। अमेरिका का तो कोई ईरान थ्रेट तो नहीं कर रहा है, यहाँ डायरेक्टली कोई ऑब्वियसली। इन्वॉल्व नहीं है। तो लेकिन जब देखें, जब भी नेतन्याहू वाशिंगटन गए हैं, वहां पे जाकर उन्होंने सिचुएशन चेंज करवा दी है। तो आजकल जो कुछ अभी हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ इसराइल। इसराइल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बिल्कुल, इसराइल एंड को सीम्स ज्यादा लाइक कि थ्रेट। इजराइल ही चला रहा है अमेरिका की भी सारी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज। और अमेरिका जी बार बार बिल्कुल। ईरान के मिसाइल सिस्टम के खिलाफ भी बात करता है और उससे खौफजदा महसूस होता है, क्योंकि हमने देखा रिसेंटली वो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कंसर्न थे। वो कह रहे थे कि ये ईरान क्यों नहीं आखिर गिव अप कर रहा। आखिर ईरान के पास ऐसे कौन कौन से मिसाइल्स हैं और उनकी वाकई रेंज इतनी है कि वो जल्द अमेरिका यूरोप तक निशाना बना सके, या वो फिर जी थ्रेटनिंग हो हाँ सकते देखिए। हैं इसराइल के लिए? जी हाँ बिल्कुल, ऐसे पहली बात तो ये है, ईरान के पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है एज फार एज दिस मिसाइल्स आर कंसर्न। और इवन जो पिछली जब जंग हुई उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ईरान ने दी थी अपने मिसाइल सिस्टम्स पे दी थी, दैट वाज वन थिंग। जो ईरान के शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं वो गल्फ कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं, तो उसमें तमाम इनके बेसिस भी, अमेरिकन बेसिस भी आ जाते हैं। जो इनके मीडियम रेंज मिसाइल है, 2000 किलोमीटर का रेंज है, वो जी। आपको इजिप्ट को भी स्ट्राइक कर सकता है, तुर्किया तक स्ट्राइक कर सकता है। इवन यूरोपियन कुछ कंट्रीज भी उसमें आ सकते हैं। जो अभी उनका लेटेस्ट जो खुरम शहर मिसाइल था, या फतेह वन है जो हम्म। हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये इनको थ्रेट है इसराइल के लिए। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्यों कहा कि फ्यूचर में ये हमें भी थ्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है इनके पास कैपेबिलिटी है। दे में डेवलप हो सकता है, जो नैरेटिव सेट कर रहा है कि ये फ्यूचर में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर सकते हैं और हमें थ्रेट करेंगे। तो हम्म। प्रेजेंटली उन्होंने कहा कि यूरोप को थ्रेट कर रहे हैं, तो सब्सिक्वेंटली अमेरिका को भी थ्रेट कर सकते हैं। तो एक नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं, और इसी को देखें कि अल्टीमेटली मुझे लगता है यही, अगर न्यूक्लियर पे बातचीत कोई कामयाब होती है, फिर इसको हम्म। पकड़ के बैठ जाएंगे। सर, बाज़ इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो मुख्तलिफ हवालों से ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान की हदूद में गुज़श्ता 2 दिनों में कई चाइनीज़ और रशिया के भी त्यारे और दीगर टेक्नोलॉजी की नकलो हरकत भी महसूस हुई है। आप क्या समझते हैं कि ईरान सिर्फ फ्रंट फुट पर है और बकिया सारी अस्करी सपोर्ट चीन और रूस की ग्राउंड पर मौजूद है? शायद ये भी वजह हो या ज़्यादा कंसर्निंग है अमेरिका के लिए। देखें देखें, एक वजह वो ये भी कह रहे हैं, तो स्ट्राइक्स ईरान के अंदर स्ट्राइक करने की कि दे हैव वेरी क्लोज रिलेशंस विद आवर एनिमीज हम्म। चाइना एंड रशिया, दिस इज वन ऑफ द प्रिटेक्स, वो भी कह रहे हैं। और पिछले 2-3 हफ्तों में जिस तरीके से कार्गो जहाज आए हैं, और रशिया की जी। तरफ से, चाइनीज की तरफ से, तो वो बिहाइंड द सीन सपोर्ट तो यकीनन वो कर रहे हैं, और अपना वो सैटेलाइट सिस्टम भी उनका उनके पास अवेलेबल होगा। और देखें कि रशिया की बड़ी ख्वाहिश होगी कि इस जंग में अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचे, इवन कोई इनको जहाज गिरे। तो देखें ना, सिंबॉलिक चीजें होती हैं जो कि अमेरिका का माइट है। अगर आपका एक मिसाइल जाके हिट करता है इब्राहिम लिंकन को, तो अगर वो सिंक नहीं भी करता है, हम्म। लेकिन जो ग्लोरी है, दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है,
वो फ्रैक्चर हो जाएंगे। तो वो इस तरह के ख्वाहिशात बहुत सारों की हैं। और मेरा ख्याल में कि हालात लेकिन जो कुछ होता है अगर ईरान में, इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीजन। हम्म। और सर गॉड फॉरबिड अगर बड़े पैमाने पर ये जंग खित्ते की लपेट में लेती भी है तो क्या ये सिर्फ खित्ते की जंग रहेगी या फिर हम इसको आलमी जंग के तनाजुर में देख सकते हैं, जहां ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दुनिया के पावर हाउस अपनी बका की जंग लड़ें और शायद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आए, या इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस खत्म होके मल्टाई पावर्स में शिफ्ट हो जाए? ऑलरेडी देखें, अमेरिका का स्टेटस ऑलरेडी वो खत्म हो चुका है। अब अमेरिका उसको बेसिकली कोशिश कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। अभी इट हैज बिकम ए हम्म। मल्टीपोलर वर्ल्ड है। दुनिया में तीन बड़ी ताकतें हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका। तो वो चीज है। अभी हम्म। ये एक आलमी जंग पे नहीं जा सकती, बट खित्ते के अंदर जो बाकी गल्फ कंट्रीज है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो इसलिए होंगे अगर उनके बेसिस इस्तेमाल होते हैं, उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल होती है। अब जॉर्डन तो खुल के उनके 70-60 जहाजों को अकोमोडेट किया है। आप देखें कि हम्म। कतर में अल उदैद बेस है, बहरीन में फिफ्थ फ्लीट बैठी हुई है, इराक में है, सीरिया में है, ओमान के अंदर भी लोकेशन है। तो मेरा ख्याल में सिचुएशन ये है, देखें कि ईरान स्ट्राइक जब फ्यूचर में करेगा खाली वो बेसिस पे नहीं जाएगा, तो फिर वो इन कंट्रीज के बाकी स्ट्रक्चर्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जाएगा। तो जिससे मेरा ख्याल में इनका बहुत मसले पैदा हो सकते हैं इन ममालिक के लिए। ठीक सर, लास्ट आपका मैं लेना चाहूँगी ओपिनियन के ट्रम्प के हवाले से अमेरिका के अंदर भी बड़े सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, स्पेशली गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से, क्योंकि तमाम पाबंदियां हम देख रहे हैं कि वो गज़ा के लोगों के लिए। नेतन्याहू साहब तो वो वैसे के वैसे ही खुलकर ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, वो उसमें मौजूद हैं, लेकिन फ़लस्तीन का कोई नुमाइंदा उसमें मौजूद नहीं है और अमरीकी सफ़ीर भी ऐसे ही बयानात दे रहे हैं। आप समझते हैं कि ये पीस बोर्ड जो है ये वाकई अमन के लिए बनाया गया है? देखिए, यकीनन जी, देखें कि इसमें बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक ये वैसे बना है। 2803 जो होता है उसके रेजोल्यूशन को बेसिकली बेस करके बना है। और उसमें देखें 8 इस्लामिक कंट्रीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ फाउंडिंग मेंबर इसमें हम्म। है। इससे बड़ा फायदा होगा जब ये इन प्लेस होगा। तो देखें कि एक एग्जेक्टिव बॉडी बननी है, फिर एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप बनना है, वो फलस्तीनियों का होगा। फिर एक स्टेबलाइजेशन फोर्स बैठेगी, उससे जो कत्ल गारत हो रही है अभी भी हो रही है वो बंद हो जाएगी। और यही इजरायली इसने चाहते हैं। ट्रम्प एटलीस्ट ये चाहता है कि भाई दुनिया को ये इंप्रेशन ना हो वी आर बीइंग कंट्रोल बाय इजरायलीज। वो अब चाहता है कि कुछ उनकी भी सुनी जाए। तो दैट्स व्हाई मेरा ख्याल में दिस बोर्ड ऑफ पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट खित्ते के लिए। और सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे इसमें बहुत सारे मसाइल आपके, इसमें अफगानिस्तान भी फ्यूचर में डिस्कस हो सकता है, इसमें इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर भी डिस्कशन में आ सकती है। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी